तो अब हम लोग देखेंगे इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन क्या होता है और इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अब तक हम लोग कोई भी फंक्शन बना रहे थे तो उसको बाद में एग्जीक्यूट करते थे, मतलब बना पहले लेते थे और जहां पे जरूरत पड़ता था वहां पे यूज कर लेते थे। पर मान लो हम कुछ फंक्शन ऐसा बनाना चाहते हैं कि बनाया और तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे मान लो एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाया एनोनिमस, तो उसका क्या है कि नाम तो देना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तभी तो एनोनिमस होगा वो। और यहाँ पे लिख देते हैं console.log। तो देखो हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है जिसमें दोनों काम कर रहे हैं हम, console.log भी कर रहे हैं और अलर्ट भी कर रहे हैं। बट ये अभी तो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी तो एरर आएगा क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल को। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कर सकते थे, एक वेरिएबल को असाइन करके फिर कॉल करा लेते। जैसे कि मान लो हम लोग लिख देते हैं कॉल fu। ठीक है, एक कॉल fu नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ सेमीकोलन से बंद किया। अब ये हमारे पास एक फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग कॉल fu से चाहेंगे तो कॉल कर सकते हैं इसको, कॉल fu था। ठीक है, कॉल fu। अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी आ गया, अलर्ट में भी, और यहाँ पे भी आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अब तक एनोनिमस फंक्शन को कॉल करते थे। बट मान लो मैं चाहता हूं कि वेरिएबल को क्यों असाइन करें, वहीं पे हम कॉल करा लेते हैं। तो उसको कराने का तरीका क्या है, तो ये है हमारा एनोनिमस फंक्शन और इसी को हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। ठीक है, तो कि मतलब बनाया और तुरंत इन्वोक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले ब्रैकेट में इस पूरे फंक्शन को बंद करना होता है। देखो, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट में पूरे फंक्शन को बंद कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे और यहां पे सेमीकोलन लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा कि वहीं पे बनेगा भी और वहीं पे एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इससे इन्वोक कर दे रहे हैं। किसको इन्वोक कर रहे हैं, जो भी यहां इसमें है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आप फंक्शन लिखोगे और उस फंक्शन को पूरे को पैरेंथेसिस में बंद करना है, फिर एक और पैरेंथेसिस क्लोज और ये कर देना है इन्वोक करने के लिए। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो सेम काम होगा, कोई एरर नहीं, सेम काम। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। फंक्शन बनाया भी और वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है मेन कि इसको क्यों यूज करेंगे। तो देखो हमने दो चीजें बताई थी पहले भी, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन के बाहर डिफाइन करोगे वो ग्लोबल रहेगा और वो हमेशा पूरे के पूरे आपके प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकता है, मतलब आपका कंप्यूटर उसको याद करके रखता है। लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो और वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, और फंक्शन जैसे ही खत्म होता है कंप्यूटर उसको भूल जाता है, जो मेमोरी ऑक्युपाई किया था उसको फ्री कर देता है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देखो हम लोग जब एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं तो हो सकता है 20 या 30 वेरिएबल ऐसा हो जिसको पूरे प्रोग्राम में हम बार बार यूज करेंगे, लेकिन हो सकता है 5 वेरिएबल ऐसा भी हो जिसको तुरंत कुछ देर के लिए बनाया हो और उसकी जरूरत नहीं है। बट अगर हम उसको ग्लोबल स्पेस में बना देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, वो हमेशा मेमोरी ऑक्युपाई करके रखेगा। तो पहला चीज होता है तब जब हमें ग्लोबल स्पेस में ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करना होता है। अगर सोचो आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो और हमारा रैम ज्यादा ऑक्युपाई हो रहा है तो फिर क्या फायदा है, वो एक इफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है ना। तो इसी चीज को करने के लिए अभी आप जब नए नए कोड करोगे ना तो आप इन चीजों की टेंशन नहीं लोगे। बट जब आप एक इफिशिएंट कोड लिखते हो ना तो उसमें ये सब चीजें बहुत मायने रखती है कि आपका कोड कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, आपका सिस्टम क्यों हैंग करता है। अगर आप फोटोशॉप चलाते हो या कोई भी चीज चलाते हो और आपका रैम कम है तो क्यों हैंग कर जाता है, क्योंकि आपका रैम खत्म हो गया है। जितने आपने प्रोग्राम चलाए हैं उससे ज्यादा आपको स्पेस चाहिए था रैम, लेकिन आपका रैम खत्म हो चुका है। तो अगर एक जो प्रोग्रामिंग करने वाला बंदा है वो अगर अच्छे से ना लिखे कोड को तो क्या होगा, वो प्रोग्राम मतलब बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा उसको, मतलब रैम चाहिए होगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इसीलिए जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये सब चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो आप याद रखो, जब भी हम ग्लोबल कोई भी चीज डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो रैम ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, और जब हम किसी फंक्शन के अंदर चीजों को डिफाइन कर रहे हैं तो वो रैम कम इस्तेमाल कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब यूज करेगा तो करेगा, उसके बाद तुरंत फ्री कर देगा उसको। तो जब ऐसी चीजें जरूरत पड़ती है ना हमें, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। अब सोचो आप, अब अगर मैं यहां पे कुछ ऐसे लिखूं, लेट
स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो, ठीक है, और यहां पे मैं स्ट्रिंग को आउटपुट करा दूं, यहां स्ट्रिंग आउटपुट करा दिया, यहां भी स्ट्रिंग आउटपुट करा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, देखो अभी भी वही काम होगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया, उसमें हेलो रखा और 2 बार काम करवा दिया। अब जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा ना हमारा, ये क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रिंग जो ऑक्युपाई किया था वेरिएबल रैम में स्पेस, वो फ्री कर देगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे फंक्शन तब यूज करते हैं जब हमें कुछ देर के लिए डिफाइन करना हो। हम कोड लिख रहे हैं और हमें एहसास हो गया कि ये कुछ चीजें हैं ना जो कुछ अभी बस 5 लाइनों के लिए यूज है, उसके बाद इसका यूज नहीं है, तो इसको ग्लोबल वेरिएबल क्यों बनाए। इसको एक काम करते हैं, एनोनिमस फंक्शन बना के इमीडिएट इन्वोक करवा देते हैं, काम भी तुरंत होगा और हमारा ग्लोबल स्पेस गंदा भी नहीं होगा, मतलब ग्लोबल स्पेस में ज़्यादा ऑक्युपाई भी नहीं होगा, रैम हमारा ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, यूज़ करेगा और मेमोरी फ्री, ठीक है। तो इस काम पे काम आता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि मान लो हम लोग यहाँ पे भी एक डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो मैंने बताया था ना आपको कि अगर यहाँ पे 2 बार स्ट्रिंग यूज कर देंगे तो एरर आएगा, बट यहाँ के पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्लोबल के लिए है और ये लोकल के लिए है। तो इसको बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और डिलीट कर देगा, टेंशन ही खत्म। अब देखो क्या होगा, कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 बार इसको लिख दो स्ट्रिंग को, तो क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 बार लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ गया, एरर, काम नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर आपको सेम वेरिएबल भी अगर वैल्यू चेंज करके कुछ देर यूज करना है तो भी आप कर सकते हो। तो 2 चीजें आपने अभी तक देख लिया, एक जब हम ग्लोबल स्कोप में ज्यादा वेरिएबल नहीं बनाना चाहते हैं, और दूसरा एक ही वेरिएबल नाम को अगर थोड़ी देर के लिए और यूज करना चाहते हैं अलग वे में, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक तीसरा चीज बताता हूं मैं, जो थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज बने हुए होते हैं, जैसे जे क्वेरी के बारे में आपने सुना होगा, और भी ऐसे ऐसे। जब आप जावास्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट करोगे वेबसाइट पे, तो आप बहुत सारे एक्सटर्नल यूज करते हो। जैसे आप ढूंढते हो कि फलाने फलाने काम के लिए कुछ है, तो वो बोलते हैं कि आप इसको इस वाले कोड को अपने HTML में जाके इंक्लूड करा लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप थर्ड पार्टी यूज करते हो। तो मान लो कि हमने एक थर्ड पार्टी यूज किया, ठीक है। अभी मैं हटा देता हूं इन सबको। देखो ये जो स्क्रिप्ट है वो हमारा है, और हमें इसी तरीके से कुछ जरूरत पड़ा और हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है कुछ भी, ठीक है। तो यहां से डाउनलोड किया और यहां पे क्या करते हैं, एक नया फाइल बना देते हैं, मान लो। तो इसका नाम रख देते हैं थर्ड पार्टी .js, ठीक है, कि हमने कहीं से और डाउनलोड किया है। अब इसको थर्ड पार्टी को इंक्लूड करा देते हैं हमारे HTML में, ठीक है। अभी तक देखो हमारा अपना इंक्लूडेड था, अब हम लोग क्या करते हैं, उसको भी इंक्लूड करा देते हैं, थर्ड पार्टी वाले को भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पार्टी .js, ठीक है। अब हमारा ये भी इंक्लूड हो गया थर्ड पार्टी। अब आप देखना चाहते होगा तो देखो थर्ड पार्टी में अगर मैं अलर्ट करूंगा तो दिख जाएगा, ये देखो ब्लैंक कर देते हैं अलर्ट अभी। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अलर्ट आ गया ब्लैंक, तो इसका मतलब थर्ड पार्टी इंक्लूड हो चुका है, हो गया। अब देखो पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब मान लो अब यहाँ पे हम लोग अपने जो मेरा जावास्क्रिप्ट है उसमें हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं लेट मैसेज MSG इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो माई स्क्रिप्ट, ठीक है। हेलो माई स्क्रिप्ट लिखा। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और इसमें ऐड कर शो करते हैं, शो किया, और इसमें लिख देते हैं हम लोग अलर्ट, या कर देते हैं console.log, और यहाँ लिखेंगे हम लोग MSG, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस फंक्शन का काम क्या है कि ये हमें ये मैसेज दिखाएगा। तो इसको कॉल भी करा लेते हैं, शो। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने दिखा दिया हेलो माई स्क्रिप्ट। अब हम लोग जो थर्ड पार्टी डाउनलोड किया है ना, उसमें भी मान लो एक वेरिएबल अगले ने बना के दिया। अगले को पता नहीं है ना, जहां से हमने डाउनलोड किया है उन्होंने पहले किया है काम, तो हमें तो पता ही नहीं है, और उसको भी नहीं पता है कि हम इस नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो मान लो उसने भी बना दिया लेट MSG इक्वल टू
और यहाँ पे वो नाम रख देता है हेलो थर्ड पार्टी, ठीक है, उसने रख दिया नाम, और उसने एक फंक्शन बना दिया फंक्शन ग्रीट, और इसके अंदर भी हम लोग वही करते हैं console.log, और यहां पे कर देते हैं msg, ठीक है। अब इसको भी कॉल करा लेते हैं ग्रीट को भी। तो देखो अब बात ये है, ये कोड, ये HTML हटा देते हैं, ये कोड हमने लिखा है, ये कोड थर्ड पार्टी वाले किसी बंदे ने लिखा था, उसको हम लोग एग्जीक्यूट अपने कोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, अब थर्ड पार्टी का कोड होता है 1000 लाइन 2000 लाइन, तो आप उसको इंक्लूड करते हो, पढ़ते नहीं हो, तो आपको तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सा वेरिएबल यूज किया, कौन कौन सा नहीं किया, और थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं होगा भाई कि आप कौन सा यूज करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस रहता है। अब देखो क्या होगा, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो क्या होगा, एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि मैसेज हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब ऐसे तो बंदा किसी का कोड यूज ही ना कर पाए, जो भी करना है खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो ऑनलाइन दुनिया में नहीं होता। हमारे जो ये है कम्युनिटी होता है प्रोग्रामिंग का, इसमें ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है कि मैंने अगर कुछ बनाया तो उसको मैं दे देता हूँ इंटरनेट पे कि भाई किसी को चाहिए होगा ऐसा काम, तो खुद मत लिखना कुछ, मेरा कोड यूज करो, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं। जैसे jQuery हमारे पास पॉपुलर लाइब्रेरी है कुछ, तो हमें अक्सर यूज करते हैं उसको। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन यहीं से आता है। अब इसका एक सॉल्यूशन है कि ये मेरा पूरा का, मान लो अभी तक मेरा 7 ही लाइन कोड है, समझ लो। अब मान लो मुझे इसको बचाना है कॉन्फ्लिक्ट से, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचाने का सबसे अच्छा क्या तरीका होता है कि ये बंदा तो लिख जो रहा है वो लिखेगा अपने ग्लोबल स्पेस में, मैं क्या करता हूं कि इसको लोकल स्पेस बना देता हूं। स्कोप जो होता है उसको लोकल बना देते हैं। लोकल कैसे बनाएंगे, इसको क्या करते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन को बंद करने का तरीका क्या है कि आप पूरे कोड को, एक काम करो, यहां पे डालो फंक्शन और ये, और सेमी कॉलन हम लोग यहां पे बंद कर देंगे, ये देखो, और इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं तो पता चलेगा। देखो एनोनिमस फंक्शन बना के बंद कर दिया, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऑटो इन्वोक भी करवा देते हैं, इमीडिएट इन्वोक करवा देते हैं, मतलब काम तो करे। तो इमीडिएट इन्वोक कराना हम लोग सीखा था, तो देखो ऐसे करा दिया इमीडिएट इन्वोक। अब क्या हुआ कि जो ये थर्ड पार्टी का काम लिया था हमने, उसको एक एनोनिमस फंक्शन बनाया और उसको इमीडिएट इन्वोक करा लिया, मतलब ये सब काम होना स्टार्ट हो जाएगा ऑलरेडी। इमीडिएट इन्वोक काम का यही तो मतलब है कि जो डिफाइन किया है उसको तुरंत चलाओ, तो बात तो बराबर हो गया जो पहले लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो, अब ये एरर नहीं देगा, अब ये दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, हेलो माई स्क्रिप्ट भी हो गया और हेलो थर्ड पार्टी भी हो गया। देखा कैसे हुआ ये काम, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कहाँ पे यूज होता है। और भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है यूज करने का ना, बहुत बड़ा स्कोप है, बट मैं अभी आपको फिलहाल इतना ही समझा रहा हूँ क्योंकि अभी आप बेसिक पे हो ना, अभी स्टार्ट ही हो रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको ये इतना ही बताया।